स्थिति की एक खास बात है कि कभी भी बदली जा सकती है और इंटरनेशनल रिलेशंस में नेगोशिएशंस का आधार यानी कि स्टार्ट यही होता है। ज़रा 30 अक्टूबर को देखिए, चाइना के प्रोमिनेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक अलीबाबा, बाइडू पर आप देखते हैं कि इजराइल जिस जगह है, इजराइल का नाम ही नहीं है, इजराइल का नाम मिस कर दिया। तो आप कहेंगे कि इजराइल ने कुछ तीखी प्रक्रिया तो की होगी, यानी कि पैलेस्टाइन यानी कि इधर हमास और इजराइल का वॉर चल रहा हो और हमास मांग रहा हो कि इजराइल है ही नहीं, सब जगह पैलेस्टाइन है, और यहां से इजराइल गायब कर दिया। तो शायद आपको लगे कि शायद इजराइल के साथ जो रिलेशंस हैं चाइना के वो खराब ही होंगे, लेकिन अभी आपको पता लगेगा कि रिलेशंस को कैसे मैनेज कर रहा है चाइना। देखिए, चाइना मिडिल ईस्ट में अपने रोल को यूएस को रिप्लेस करता हुआ देखता है, यानी कि यूएस का डिक्लाइन हो रहा है, वो अब उतना फोकस मिडिल ईस्ट पे नहीं कर पाएगा, उतने बेसिस, ऐसे डील्स, इतना खर्चा नहीं कर पाएगा। तो चाइना को लगता है कि ताकतवर वही बनता है जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट वाले जोन में दोनों ताकतों के साथ ऐसा सामंजस्य बैठाए कि वो एक ऐसा सॉल्यूशन लेकर आए जिसको दुनिया चाहती हो। तो लीडर आपको कब चाहेंगे? सब जब आप कुछ सॉल्यूशन देंगे। तो इस वीडियो में हम चाइना इजराइल के रिलेशन को जरा रूट से पकड़ेंगे, फिर अभी क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे कि चाइना कैसे मैनेज कर रहा है रिलेशन को, और कैसे चाइना ईरान को भी कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, हमारा तुम्हारा साथ इतना ही था, और यूएस को मेंशन कर रहा है कि देखिए हम ईरान के पीछे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि हम ऐसा कर सकते हैं, टू शो दैट वी कैन डू दैट। इट इज नॉट दैट वी नीड ईरान, टू शो वी कैन डू दैट। और पावरफुल वही होता है जब बड़ी ताकत कह रही हो कि तुम्हें ये नहीं करना, तो तुम कहो कि देखिए अगर हम चाहते हैं तो हम कर देंगे। और उसके बाद कैसे ये 3 डील, जिसको हम कहते हैं ग्रेट डील का गेम चल रहा है मिडिल ईस्ट में, और उसमें चाइना एक इंपॉर्टेंट पिलर है। इसको समझते हुए हमें यह भी ध्यान देना है कि अगर चाइना का इस एरिया में राइज होगा तो इंडिया का इंटरेस्ट कैसे कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट? तो अब जरा बैकग्राउंड से चलें तो चाइना उन चुनिंदा देशों में से एक था जिसने इजराइल को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था कि अच्छा हाँ, नेशन स्टेट ठीक है, इजराइल है। बता दूं कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं स्टैब्लिश किए थे, क्योंकि चाइना को पता था कि भाई फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हम क्यों स्टैब्लिश करें, क्योंकि इजराइल को बैक कर का कौन रहा था? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस। और ये उस समय की बात है जब कोल्ड वॉर पीरियड स्टार्ट हो रहा था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। चाइना उस समय किसके साथ खड़ा था? यूएसएसआर के कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है इजराइल को फुल फ्लेज गले लगा ले? तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ठीक है, एक नई रियलिटी है और हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना दर्जा दिखाना चाहते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे यूएन, क्योंकि यूएन ने मान लिया इजराइल को कि ठीक इजराइल स्टेट है, नेशन स्टेट है। अगर चाइना को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अपना दबदबा बढ़ाना है तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही हैं, जो स्टेटस बता रही हैं, तो उस पर भी रजामंदी दिखानी पड़ेगी। तो ऐसा इन्होंने यहां पर कर लिया। अब लेकिन चाइना के लिए इकोनॉमी सबसे पहले आती है, ठीक है? और अभी इस डायनेमिक्स को आप समझेंगे एक एक स्टेप से, मैं एक एक स्टेप पर जाऊंगा कि कैसे वो होस्टाइल रिलेशंस को मैनेज कर रहा है। यहां पर इकोनॉमी फर्स्ट है चाइना के लिए, आइडियोलॉजी फर्स्ट नहीं है चाइना के लिए, कोई आइडियलिज्म नहीं है। व्हाट मैटर्स इज रियलिज्म। अब ये चाइना को कहां तक लेकर जाता है ये तो आगे हम बताएंगे, बट यहां इकोनॉमी मैटर करती है, राइट? कैसे? अभी एक एक डील से पता लगने वाला है। चाइना का स्ट्रॉन्ग टाइज यानी कि रिकॉग्नाइज कर लिया, बताया आपको, ठीक है? और क्योंकि उसी समय पर चाइना में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, तो इजराइल ने कहा ठीक है, हम भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं आपको। लेकिन जैसे डेंग जियाओपिंग वाला एरा आया, यानी कि माओ जेडोंग गए और डेंग जियाओपिंग आए। डेंग जियाओपिंग को आप सब जानते होंगे कि मॉडर्न चाइना का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो डेंग जियाओपिंग ने कहा कि इजराइल के पास सबसे बेटर क्या है? हथियार है, और हथियार हमें जरूरत है। जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक राइज होता है तो आपको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हार्ड पावर की भी जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में दे स्टार्टेड दीज डील्स विद इजराइल। आपको लगेगा कि लेकिन अभी तो यूएसएसआर था ना, क्योंकि हम 1980s की बात कर रहे हैं, 1979-80 से बदलाव आना स्टार्ट किया, लेकिन यूएसएसआर तो था। क्या यूएसएसआर बुरा नहीं मानेगा कि अब कोल्ड वॉर चल रहा है, तुम कम्युनिस्ट हम कम्युनिस्ट, तुम क्यों कैपिटलिस्ट से मिल रहे हो? देखिए हुआ क्या था कि डेंग जियाओपिंग ने जो नीति में बदलाव किया था उसमें यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल था। इस पिछले महीने एक शख्सियत हैं जो काफी चर्चा में रहे, मिस्टर किसिंगर, शायद आपने नाम सुना होगा। कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ऑर्डर बना हुआ है उसमें
ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली दिस 1980s ऑनवर्ड्स वाले टाइम में. तो ही वॉज द वन हु एक्चुअली ब्रॉट चाइना into this you can say line of USA की. USA आप इनके साथ अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करो, इन्हें अल्टीमेटली अपनी इकोनॉमी को बेटर बनाना है. तो उस समय हेनरी किसिंगर ने एक मेजर रोल निभाया और उसके बाद निक्सन की विजिट होती है और यहाँ पर वो कहते हैं भाई हथियार चाहिए हमें, और USA कहता है कि देखो हम डायरेक्ट देंगे तो थोड़ा प्रोवोकेशन हो जाएगा, ठीक है, USSR ज़्यादा बुरा मान जाएगा, तुम्हारे रिलेशन और ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि बीच में रिलेशंस वर नॉट दैट गुड. तो ऐसा करते हैं इजराइल से खरीद लो. तो इजराइल से हथियार खरीदने की डील USA ने कराई. चाइना ने कहा ठीक है हम इजराइल से हथियार खरीदना स्टार्ट कर लेते हैं. अब आता है दौर 1992 का. अब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में. तो अब चाइना ने कहा भाई USSR तो गया, अब कुछ अल्टरनेटिव पेश करना पड़ेगा. तो अल्टरनेटिव पेश एक तो USA को लगने लगा कि यार ये चाइना जो है कहीं ऐसा ना हो कि अब जो बचे हुए कम्युनिस्ट देश हैं उनकी आस बनकर उभरने लगे. तो ऐसे में USA ने सोचा कि यार अब इसको कुछ बैलेंस भी करना होगा. तो चाइना ने इजराइल के साथ ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिए और इजराइल से कहा कि देखो तुमसे हथियार हम खरीदते रहेंगे, डिफेंस डील होती रहेगी, लेकिन अब डिफेंस डील को ना अंडर रैप रखेंगे, ज़्यादा शोबाजी नहीं करेंगे, हर चीज़ USA को बतानी नहीं होती, क्योंकि अगर हमने हथियार डील अगर कम करी तो तुम्हें भी नुकसान होगा कि नहीं होगा. इजराइल ने कहा जी बिल्कुल होगा. तो ऐसा करते हैं हम इकोनॉमिक एंगेजमेंट को बढ़ाते हैं और जो डिफेंस डील है उसको रैप रखते हैं, मतलब चलती रहेगी बट ओपनली हम शो नहीं करेंगे. तो ये इन्होंने अपना स्टार्ट कर दिया. इसके बाद देखिए इकोनॉमिक रिलेशंस कैसे चेंज हुए. 1992 में $50 मिलियन का ट्रेड था. 2022 का जो डेटा हमारे पास है वो है $17.62 बिलियन. क्या जबरदस्त राइज हुआ है. बेंजामिन नेतन्याहू पावर में आए 2009 में, शी जिनपिंग 2013 में, और उसके बाद तो हमने और ज्यादा मैसिव पुश देखा है. टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इजराइल. सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना है, सिलिकॉन वादी का नाम सुना है? नहीं सुना, बता दूं आपको, इजराइल में चाइना सिलिकॉन वादी में इन्वेस्ट कर रहा है कि देखिए हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला देश आपको बनाएंगे, हमारे पास निवेश है. आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में आपने सरकार ने पैसा लगाया है, चलो अब उसको मार्केट ओरिएंटेड बनाने में हम आपकी मदद करते हैं. तो चाइना इज प्लेइंग रोल. और आप थोड़ा सोचते रहिएगा साथ साथ कि यार इजराइल इंडिया के रिलेशंस इंपॉर्टेंट हैं, डिफेंस वाला एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और उसके बाद हम रास्ता जो ढूंढ रहे हैं IMEC वाला, जिसके बारे में G20 में वादा हुआ था, राइट, याद आ रहा है कुछ आपको? यानी कि हम ये जो सऊदी, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए सीधे यूरोप में अल्टरनेटिव टू BRI देख रहे हैं. तो अल्टरनेटिव टू BRI में इजराइल हमारे लिए ज़रूरी है, और यहाँ इजराइल जो है BRI में भी है. वाई दिस कोलावेरी? यानी कि अगर मैं MENA कंट्रीज की बात करूं, MENA कंट्रीज का मतलब मिडिल ईस्ट और नदर्न अफ्रीकन कंट्रीज, तो वहां पर जो चाइना की BRI का एक्सटेंशन है उसमें अगर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाइना ने कहीं पर प्रॉमिस किया है तो इजराइल में ही है. तो आप कहेंगे यार इजराइल तो यार दोनों तरफ से मजे ले रहा है, मतलब BRI से भी इन्वेस्टमेंट लेगा और फिर इस वाले पार्ट का भी, इसका भी भाग बनेगा. बिल्कुल ऐसा ही है जी. लेकिन अब अगर US से चाइना को काउंटर करने के लिए स्टैंड लेता है और इजराइल को नज कर पाता है, यार तुम ज़्यादा फोकस इस पर करो, उनको ना मत करो, लेकिन प्रोजेक्ट कोई ज़्यादा तेज़ी से अगर हो जाए तो शायद हमारा अलाइनमेंट, इंडिया इजराइल USA का अलाइनमेंट शायद काम आ जाए. लेकिन देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यही चलता है कि आप कुछ जगह थोड़ी स्माइल करते हैं, कुछ जगह ज़्यादा स्माइल करते हैं, कुछ जगह गले मिलते हैं, और अल्टीमेटली हर एक जेस्चर का आपका पर्पस क्या होता है? टू गिव दिस इंडिकेशन दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर रिलेशंस. तो इजराइल तो अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा ना. जैसे चाइना ऑल्सो इम्पोर्ट दिस इजरायली कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, माइनिंग मटेरियल, केमिकल. तो ये चाइना इंपोर्ट कर रहा है इजराइल से. तो मुझे बताओ इजराइल की इकोनॉमी को तो फायदा है ना. मतलब इजराइल अपना इतना बड़ा खरीदार क्यों छोड़ेगा भाई? आप खुद ही सोचो, अपने आप को उसकी जगह रखने को सोचो. मेटल, फूड, बेवरेजेस, प्लास्टिक, रबर, वुड, लेदर, एग्रीकल्चर, इतनी सारी चीजें चाइनीज इकोनॉमी में बेच रहा है इजराइल. तो उनके यहाँ तो रोजगार बढ़ रहा है इससे. और ऐसे ही इजराइल भी इंपोर्ट करता है चाइना से बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, कार, मशीनरी, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स. तो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना $5.64 बिलियन थे 2013 में, और 2022 में $13.12 बिलियन. तो देखिए इंपोर्ट जो है चाइना से और ज़्यादा बढ़ा है, तो ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा डीप हुए हैं. अब आते हैं चाइना के एंगल पे क्या चल रहा है. आप सबको पता है ईरान पर USA मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रहा है.
यानी कि इतने सैंक्शंस लगा दो, इतने सैंक्शंस लगा दो कि दूसरा देश दंडवत हो जाए कि बस हो गया, अब हम आपके हिसाब से, इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से चलने के लिए तैयार हैं। ये मैक्सिमम, इसको कहते हैं मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रेटजी, यूएसए कर रहा है। अब ऐसे में जो ईरान है उसकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो ईरान एक तरीके से डिस्ट्रेस्ड एसेट बन गया है। और मुझे बताइए, अगर आपको किसी बड़ी ताकत को काउंटर करना हो, जैसे चाइना को यूएसए को काउंटर करना है, तो सबसे पहले उससे दोस्ती करो ना, जिसको यूएसए ने सबसे ज़्यादा परेशान किया। तो अगर ईरान को यूएसए ने परेशान किया और यूएसए को ही आपको जवाब देना है, खड़ा भी होना है उसके अपोजिट, तो भाई सब ईरान से दोस्ती करो। तो एग्जैक्टली यही वो कर रहा है। और चाइना का कहना, भाई देखो ईरान, तुम्हें अपनी ऑयल को बेचकर इकोनॉमी चलानी है, हमें अपनी इकोनॉमी के लिए ऑयल चाहिए, तो देखो हम तो बने ही एक दूसरे के लिए हैं, राइट। लेकिन पर्पस क्या है? टू चैलेंज यूएस पोजीशन, ये दिखा देना दुनिया को कि देखो यूएस के सैंक्शन से कुछ होता नहीं है, ईरान के साथ हम खड़े हैं, ईरान के साथ रशिया भी खड़ा है, ईरान के साथ हम भी खड़े हैं, और साथ में नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन को भी ला रहे हैं। ये तीनों कैरेक्टर, तीनों देश वो हैं जिसके खिलाफ यूएस है, और ये तीनों वो है, मतलब मैं, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया की बात करो। ईरान तो फ्रंट में है एक तरीके से, राइट। ये तीनों बैक कर रहे हैं, तो एक तरीके से यूएस की हेजेमनी को चैलेंज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि ईरान की इनको बहुत अति आवश्यकता थी, ये कह रहे हैं ईरान की अति आवश्यकता नहीं है, मुद्दा ये है कि तुम मना कर रहे हो और हम कर सकते हैं, और हमारा भाई फायदा तो है। लेकिन साथ में हमें ये भी बताना पड़ेगा आपको कि देखो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यू डोंट कट रिलेशंस नेसेसरली फ्रॉम योर एडवर्सरी। संबंध बिल्कुल तोड़ने नहीं होते, क्योंकि जहां से देश को फायदा हो सकता है वहां रिलेशन रखने होते हैं। जैसे कि अगर एक फ्रेज बताऊं जिससे आप यूएस चाइना के रिलेशन को एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, तो वो है यूएस चाइना हैव मस्ट हैव रिलेशंस। तो ऐसे में चाइना बीच बीच में इंडिकेशन भी देता है यूएस से, क्योंकि देखो अगर जरूरत पड़ी ना तो हम ईरान को जेटिसन भी कर देंगे, यानी कि थोड़ा साइडलाइन भी कर देंगे। और इसी का एग्जांपल देखिए, अब जब चाइना और यूएस की नेगोशिएशंस चल रही थी 2020 में, तो यूएसए ने कहा यार तुम ईरान के साथ खड़े हो, ईरान मिडिल ईस्ट में पंगे कर रहा है, उधर हूथी रिबल्स को हथियार दे रहा है, सऊदी को परेशान कर रहा है, उधर लेबनान में हिजबुल्लाह ग्रुप को हथियार दे रहा है, इजराइल को परेशान कर रहा है, उधर हमास को हथियार दे रहा है ईरान, इधर इराक में हमने स्थिरता करने की कोशिश करी है यूएसए ने, और वहां पर वो रिबेल को खड़ा कर रहा है। मतलब ऐसे डिलिक्वेंट देश को तुम सपोर्ट कर रहे हो, गलत है। तो मतलब तुम मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी नहीं चाहते। तो चाइना ने कहा हम चाहते हैं और करके दिखाएं, तो ईरान से ऑयल की इंपोर्ट को कम कर दिया। तो ये इंडिकेशन था कि देखो हमारे साथ चलोगे तो हम तुम्हारे लिए काफी कुछ कर भी सकते हैं। तो ईरान एक प्यादा है, इसका हम कैसे भी मूव करके इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्यादा चाल की बात है। अगर समीकरण बनते हैं तो प्यादा कभी कभी वजीर को बिठा देता है। चेस के गेम में आपने देखा होगा। ये वो सिलिकॉन वादी है, बेसिकली है क्या, इजराइल से कहा जा रहा है कि आपका जो नेक्स्ट जेन की टेक्नोलॉजी है उसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो चाइना यहां पर इन्वेस्ट कर रहा है, कह रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इकोसिस्टम बना देंगे हम, राइट। चाइना का रिस्पॉन्स देखिए वॉर पे, जैसे ये हुआ, मतलब शुरुआत में जैसे ही हमास ने अटैक किया, 7 अक्टूबर की डेट, हमास ने अटैक करने स्टार्ट कर दिया इजराइल पर, आप सबने सुना। तो ऐसे में शुरुआत में चाइना वाज एक्चुअली म्यूट। चाइना ने हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा, चाइना ने इजराइल के साथ कोई स्टैंड नहीं लिया, तो चाइना वाज म्यूट। तो म्यूट फॉर व्हाट? तो चाइना में फिर हमने देखा धीरे धीरे मीडिया में प्रो पैलेस्टाइन यहां पर हमें डायनेमिक्स दिखने लग गए। इसका एक कारण बताया कि अब जो हमास कर रहा है, इसके बाद हूथी रिबल्स और हिजबुल्लाह ग्रुप करेंगे, तो ऐसे में इनके पीछे ईरान खड़ा है। तो शायद ये मौका है यूएसए को दिखाने का कि तुम्हारा डिक्लाइन अब हो गया है, इतना बड़ा अटैक हो गया, तुम्हें पता नहीं लगा इजराइल पर, क्या तुम्हारी इंटेलिजेंस एजेंसी, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। तो ऐसे में उन्होंने प्रो पैलेस्टाइन दिखना स्टार्ट किया। इसका एक इंडिकेशन दिया गया कि यहां पर वो ईरान के साथ अलाइनमेंट कर रहा है, यहां पर वो जो रशिया नॉर्थ कोरिया वाला डायनेमिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। पड़ी इनको पैलेस्टीनियंस की भी नहीं है, सीधी बात तो ये है। तो यहां पर चाइना ने फिर धीरे धीरे अपना रुख न्यूट्रलिटी की तरफ करा, क्योंकि जब माहौल बिगड़ने लग गया तो अब लगने लगा कि अब ये फुल स्केल वॉर हो सकता है, और फुल स्केल वॉर होगा तो चाइना को याद आया यार यहां से मेरे देश की लगभग आधी ऑयल की सप्लाई होती है, उसमें से कुछ को मैं रिफाइन करके एक्सपोर्ट कर देता हूं, लेकिन कंजप्शन तो मेरा 1/3 मिडिल ईस्ट से ही हो रहा है।
ये एग्जैक्ट डेटा है। तो 1/3 ऑफ कंजप्शन तो यहीं से हो रहा है और हाफ से ज़्यादा मैं यहाँ से ले रहा हूँ मिडिल ईस्ट से। तो अगर मिडिल ईस्ट में गड़बड़ी हो गई तो मुझे भी दिक्कत है। तो ऐसे में फिर उन्होंने मिडिल ग्राउंड लेना स्टार्ट किया, फिर अपने रुख को चेंज किया। तो शुरुआत में तो इन्होंने जो फिर अब देखिए कैसे चेंज करना स्टार्ट किया। रिसेंटली चाइना एक्नॉलेज इजराइल हैज द राइट टू सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट हमास। तो शुरुआत में प्रो पैलेस्टाइन, शुरुआत में म्यूट, हमास को टेररिस्ट ग्रुप नहीं, कोई सेल्फ डिफेंस की बात नहीं, लेकिन अब सेल्फ डिफेंस की बात करने लगा। तो अब ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना को पता है कि अगर मीडिएटर का रोल करना है तो दोनों साइड के फेवर में कुछ कुछ तो बातें करनी होगी। तभी वो कहेंगे अरे चाइना को बुलाते हैं, चाइना से मीडिएशन कराते हैं। तो ये इसमें एनर्जी और BRI ये दोनों एक मेजर यहाँ पर रोल निभा रहे हैं, क्योंकि ऑयल है और BRI जो उसका ग्लोबल नेटवर्क ऑफ ग्लोबल नेटवर्थ है वो है, राइट। तो दैट्स वाई चाइना इज डूइंग दैट। अब फिलहाल जो है यहाँ पर लग रहा है कि ईरान इज एडमेंट, और ऐसा लग रहा है कि ईरान इसको एस्केलेट ना कर दे, ये इश्यूज निकल कर आ रहे हैं। तो अब इसमें USA और जो चाइना है, अभी आपने सुना होगा कि रिसेंटली एपेक की समिट के साइडलाइन पर बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग हुई। हालांकि उस मीटिंग के बाद जो प्रतिक्रियाएं आई वो थोड़ा अपोजिट थी, लेकिन उस मीटिंग के दौरान और उसके जस्ट बाद जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आ रही थी तो उस टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि यस दे आर टॉकिंग अबाउट मिडिल ईस्ट। क्योंकि एग्जैक्टली इन्होंने क्या करा, जैसे ये ऑफिशियली बताया गया US से कि हमने चाइना से कहा है कि जरा ईरान से बात करो, मामले को ठंडा रखो, एस्केलेट मत करो। तो वैंग ही जो शी जिनपिंग के साथ बैठे थे, उनके फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने क्या कहा, यस टॉक्स आर ऑन। तो यानी कि US से भी यूज कर रहा है चाइना का टू ब्रिंग बैलेंस इन ईरान। तो यार ये स्ट्रेटजी तो काम आ रही है इनकी। अब देखिए यहाँ पर गेम चल रहा है डील का, US सऊदी ईरान डील, सऊदी इजराइल डील और US चाइना डील। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अब चाइना मीडिएट कर रहा है ईरान और सऊदी की डील में। मुझे बताओ ईरान और सऊदी की डील से इजराइल का फायदा है क्या? आप कहोगे सर इजराइल है ही नहीं इसमें, इजराइल का क्या फायदा? जबकि फायदा है। तो इसी वजह से इस टॉपिक को हमने क्या कहा, ऐसा लग रहा है कि चाइना जो है बैकस्टेप कर रहा है ईरान को। सऊदी से ईरान की डील कराओ और इजराइल को फायदा भी पहुंचाओ। कैसे? क्योंकि सऊदी और ईरान में अगर डील होगी तो दोनों के बीच में जो इनसिक्योरिटी है वो कुछ कम होगी। तो सऊदी की मेजर डर क्या है, यार यमन में हूती रिबल्स को पैसा हथियार दे रहे हैं, सीरिया, तो सीरिया में यू कैन से रिबल्स को सप्लाई कर रहा है पैसा हथियार ईरान। तो ऐसे में अगर सऊदी के कंसर्न को समझ ले ईरान, इन मिलिटेंट्स को पैसा हथियार ना दे ईरान, तो एक तरीके से इजराइल का भी तो फायदा है, क्योंकि ये जो रेबल ग्रुप्स हैं वो इजराइल के लिए भी खतरा है, तो इजराइल का भी फायदा है, राइट। तो आप कहेंगे ईरान को क्या मिलेगा, तो सऊदी कहेगा टेंशन मत लो, धीरे धीरे आपके जो सैंक्शंस है वो कम करा देंगे, आपके देश में इकोनॉमी के जो हालात हैं उसको बेहतर करा देंगे। क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन ईरान तो तभी होगी जब लोगों के घर में पैसा जाएगा, नौकरियां होंगी, वेलफेयर होगा, राइट। तो दिस इज व्हाट इज देयर। तो इसमें चाइना इनकी मीडिएशन करा रहा है थ्रू डिप्लोमेसी। तो एक तरीके से एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर चाइना कि सऊदी को जब ईरान से बात करनी हो तो वो डिप्लोमेटिक चैनल्स का इस्तेमाल करें, लोग मतलब एक दूसरे से भिड़े ना, राइट। और इस इन्वॉल्वमेंट से एक एलिमेंट ऑफ स्टेबिलिटी आए इराक, यमन, लेबनान में, और यही वो जगह हैं जहां से इजराइल को भी नुकसान हो सकता है। तो अब कुछ ग्रुप्स का कहना है कि यार ये डील अगर सक्सेसफुल हो गई तो जो प्रो पैलेस्टाइन एंटी इजराइल जो स्ट्रेंथ है वो तो वीक हो जाएगी। क्योंकि एंटी इजराइल जो स्टैंडिंग वाले लोग हैं उनका कहना है हर एक वो काम करो जिससे इजराइल कमजोर हो, लेकिन इस डील से तो इजराइल को मजबूती भी मिलेगी। साथ में मतलब सऊदी को होगा कि भाई अब जो है ये न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेगा, न्यूक्लियर वेपन का धमकी नहीं देगा, राइट। सऊदी इजराइल की डील, अब सऊदी इजराइल की डील में यहां पर ये यूएसए ने ब्रोकर करी, यूएसए ब्रोकर्ड अ डील बिटवीन दीज, और इससे क्या लगने लगा कि यार अब जो अब्राहम अकॉर्ड हुआ था इससे पहले, ये उसमें नेक्स्ट स्टेप है, और एक्चुअली इससे एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आ जाएगी। कई लोगों ने कहा कि यार ये तो पैलेस्टीनियन कॉज को खतरा है, लेकिन ऐसा लगता है कि ये इनकी खुद की इकोनॉमी की रियलिटी है। एमबीएस को लगता है, सऊदी अरब क्राउन प्रिंस को लगता है कि भाई अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि मुझे अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है। 40 साल से ज़्यादा फिर हम इस मॉडल पे नहीं चल सकते, तो अभी 40 साल बाद सऊदी को कहाँ होना होगा, उसके लिए अभी स्टेप्स लेने होंगे। और इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का मतलब है जो यूएस के एलाइज हैं वहाँ पर हमारे पास वहाँ से इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन दोनों चाहिए। मतलब पैसा बहुत है बट द पॉइंट इज टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट, स्किल्ड लेबर में एंगेजमेंट, मार्केट के साथ कनेक्टिविटी। तो सऊदी की अपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो वहाँ पर एक प्राइमरी रोल प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर इस्लाम वाला एंगल जो है वो हमें लगता है ये एक बैलेंस होता नजर आ रहा है। तो इजराइल हैज़ नो हेजिटेंसी।
अब यहां पर देखिए दोनों के लिए डील का फायदा क्या है। चाइना ने क्या करा है कि भाई सऊदी और ईरान तुम्हारी डील, यूएसए क्या करा रहा है, सऊदी और इजराइल की डील। तो कारण क्यों, इजराइल कह रहा है कि सऊदी ईरान के साथ डील तो तुम कर रहे हो लेकिन तुम्हें 100% विश्वास है, सऊदी कह रहा है 100% विश्वास तो यार हमें तुम पे भी नहीं है। इजराइल कह रहा है टेंशन मत लो, हम पे विश्वास तो हो जाएगा तुम्हें, लेकिन ईरान पे तो नहीं है। तुम्हें सबसे बड़ा खतरा किससे है, ईरान से है, इजराइल से है। हमने तुम्हें धमकी दी, हम तो तुम्हें धमकी नहीं देते, हमारे तो ईरान के साथ पंगा है, क्योंकि ईरान हमें धमकी देता है, ईरान रिबेल्स को हथियार पहुंचाता है। तो सऊदी ने कह रही है तो बात ठीक कह रहे हो तुम बातचीत में, तो तुम हमारे फायदे के कैसे हो। इजराइल ने कहा सीधा सीधा फायदा है जी, ईरान तुम्हें भी धमकी देता है, ईरान हमें भी धमकी देता है, हमारे पास डिफेंस स्ट्रांग है, तो जब तुम्हें धमकी देगा और अगर हम ईरान के खिलाफ खड़े होंगे तो मुझे बताओ तुम ज्यादा सिक्योर होगे कि नहीं होगे, बिल्कुल होगे। तो सऊदी ऐसा क्या ऑफर कर रहा है इजराइल को, तो ऐसे कहा जाता है, मतलब क्लासिफाइड है लेकिन डायनेमिक्स ये कहती हैं कि शायद सऊदी इजराइल को कहता हो कि अगर ईरान ने फ्यूचर में ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, हुतीज को ज्यादा पैसा पहुंचा दिया या ज्यादा नुकसान हमें पहुंचाना स्टार्ट कर दिया इराक के थ्रू, तो सऊदी इजराइल से कहेगा कि आना जरा, तो इजराइल के लिए अपनी बॉर्डर्स को ओपन करेगा, कुछ बेसिस को देगा और कहेगा अब जो तुम्हारी रीच है ईरान में बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इजराइल कह रहा है बस बीच में पर्शियन गल्फ ही तो है, बराबर है अब तो बस, तो यानी कि काउंटर हो सकता है आराम से ईरान पे। तो ईरान पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए ये डील भी साथ साथ सऊदी कर रहा है, राइट। चाइना और यूएसए की डील तो ये है कि भाई देखो $500 बिलियन के आसपास का व्यापार है, मतलब $500 बिलियन तो ये है कि जो इतना सामान चाइना बेच रहा है हर साल यूएसए में, तो जाहिर सी बात है इतनी ह्यूज मार्केट को यूएसए को क्यों खोएगा। तो यूएसए को रिप्लेस भी करना है लेकिन यूएसए को ज्यादा दूर भी नहीं करना है, एक बैलेंस लेकर चलना है। और यूएसए खुद भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी मार्केट यूएसए है, तो यूएसए की खुद की इकोनॉमी में तो मदद मिल रही है ना, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, यानी कि अंतर निर्भरता इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे के दुश्मन भी हो ना, तब भी मिलोगे तो स्माइल करोगे, तब भी मिलोगे तो ट्रेड करोगे, क्योंकि वो तुम्हारी जरूरत है और कोई रास्ता भी तुम्हारे पास है नहीं फिलहाल। हालांकि चाइना यूएसए ये कह रहा है कि हम डीप कपलिंग कर रहे हैं, ग्रेजुअली रिड्यूस कर रहे हैं डिपेंडेंस को, ग्रेजुअली करते रहो लेकिन जमाना लग जाएगा, क्योंकि अभी कोई इतने स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव है नहीं। लेकिन यूएसए क्या चाहता है कि यार इंडिया को खड़ा करो एज अल्टरनेटिव, तो वो इंडिया की खुद की इकोनॉमिक पॉलिसीज, ग्लोबल एनवायरनमेंट, ये सब तय करेंगे कि एक्चुअली इंडिया अगले डिकेड में कैसे चाइना को काउंटर कर सकता है, या एक ऐसा अल्टरनेटिव कर सकता है कि इकोनॉमी वाइज वी कैन हैव अ, यू कैन से गुड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग कहते हैं जी इम्पॉसिबल है, लेकिन चाइना ने जो किया 1980 से 2023 के बीच में, क्या नोन हिस्ट्री ऑफ एनी नेशन में, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है, क्या कोई और देश इतनी तेजी से बढ़ पाया, नहीं बढ़ पाया ना। तो वाई नॉट इंडिया। फिर कहेंगे यार चाइना तो इसलिए बढ़ गया था क्योंकि यार वो तो अथॉरिटेरियन था, लेबर को वो मतलब एक्सप्लॉइट कर रहा है और कोई मिनिमम वेजेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, गरीबी, शोषण, अथॉरिटेरियनिज्म। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नहीं होगा। लेकिन ताइवान ने कैसे कर लिया, ताइवान ने हाई टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया, उस टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट किया सेमीकंडक्टर पे जिससे दुनिया आगे चलनी थी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि हम तरीके केवल चाइना वाले देख रहे हैं, हो सकता है कि अगले 50 साल में जो दुनिया को जरूरत हो जिस तरह की इकोनॉमी की, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स की, तो उसमें ऐसे सॉल्यूशंस चाहिए हो जो अभी तक यूज ही नहीं हुए। तो वी नीड टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आई थिंक वी इंडियंस नीड टू थिंक एक्सपोनेंशियल, act exponential, and that's how we can lead this century। और एक बार जीना है तो क्यों ना बेस्ट तरीके से जिया जाए, बेस्ट तरीके से किया जाए। तो दिस डायनेमिक्स आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इजराइल मतलब वो यूएस चाइना कह रहा था कि हम ईरान को मैनेज करेंगे। तो कंक्लूजन के तौर पर हमें पता लगा कि चाइना यहाँ पर रियलिज्म का प्ले कर रहा है, आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, राइट, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग। Now discuss the role of China in Middle East crisis. How does it impact India's interest in the region? So I think अभी आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट्स में बताइएगा आपके क्या ओपिनियन है। आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, ये सोशल मीडिया हैंडल्स पर। और त्यागी लाइव आपका कोड है, कोर्स आपका स्टार्ट है, क्लासेस में हम मिलते हैं।